दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। जो चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेगिस्तान में कैसे जीवन जीते हैं लोग, इसके बारे में आज पढ़ना है कि रेगिस्तान में जीवन। चलें तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। बात सही है। जहाँ जल नहीं होगा वहाँ जीवन जीने में बहुत कठिन होगा। चले अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, मतलब रेगिस्तान ही है जहाँ कहीं देखा जाए तो एकदम गर्म है और कहीं ऐसा जगह देखा जाए कि ठंडा है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। चलें अब रेगिस्तान के बारे में देखना है। शब्दावली में दिया हुआ कि रेगिस्तान क्या है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। मतलब रेगिस्तान का पहचान ही है कि अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होगा, उसी को क्या कहेंगे, रेगिस्तान कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान? सहारा का रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूछता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा का रेगिस्तान। कितना है? तो यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में ही तुरंत रेत का दृश्य उभरता है। जैसे हम सोचते हैं रेगिस्तान तो जैसा लगता है कि केवल रेत ही रेत दिख रहा है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। कहाँ? सहारा रेगिस्तान में। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। मतलब कुछ जगहों पर देखा जाए, देखिए तो देख रहे हैं कि 2500 मीटर पर ऊंची ऊंची जगह इस तरह का दिखा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। आगे में लिखा हुआ बॉक्स में क्या आप जानते हो? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सोचो, आज जो सहारा रेगिस्तान दिख रहा है वह कोई समय में कभी कभी क्या था, वो पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा के गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में क्या किया, बदल दिया। मतलब वहाँ की जलवायु में कभी ऐसा बदलाव हुआ कि वह क्या हो गया कि गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल गया।
अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका का ये सहारा मरुस्थल यही है। ये सहारा मरुस्थल के बारे में अभी पढ़ें कि 11 देशों से घिरा हुआ है। तो जैसे देखिए, पश्चिमी सहारा ये है, मैरितानिया ये हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, चारों, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, इरिटारिया हो गया। इस तरह से ही घिरा हुआ दिख रहा है सहारा मरुस्थल। अब आगे, यहाँ का जलवायु कैसा है ये दिख रहा है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। मतलब यहाँ का जलवायु है जो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होती है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। सोचिए, सहारा के रेगिस्तान में देखा जाए तो वहाँ का सेल्सियस है, तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब देखा जाए कि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ बॉक्स में क्या लिख रहा है कि सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान यानी 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कहाँ? सहारा के अल्जीरिया में। अब आगे देखना है कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, जैसे ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। बॉक्स में देखना है कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? हो भी सकता है। अब यहाँ का लोग कैसे हैं? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जनजाति के लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े पशुधन को पालते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग कौन सा जनजाति? तो चलवासी जनजाति। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन है कि मिस्र में उगाए जाने वाला कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा विश्व में कपास कहाँ होता है? तो मिस्र में होता है। इस तरह का क्वेश्चन है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है।
आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। बताइए, मतलब कोई समय था कि चलवासी जनजाति के लोग ऊँट भेड़ बकरी ये सब पालता था, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं कि लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं और तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं, इस तरह का। अब आगे क्या है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान ऐसे ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलें अब आगे देखते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, मतलब पर्वतीय दर्रा का देश नाम हुआ लद्दाख। अगला है ठंडा रेगिस्तान, किसको कहते हैं? लद्दाख को। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे लद्दाख हो गया, तो लद्दाख के कह रहा है, लद्दाख के उत्तर में, लद्दाख ही हो गया ना, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में हो गया जास्कर श्रेणी। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ भी बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। गैंगरी हिमानी कहाँ है? लद्दाख में है। क्वेश्चन यही सब पूछता है। देखिए दोस्त, हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम आलतू फालतू का चीज़ इसमें कुछ भी नहीं बोल पाएंगे और ना हम कुछ समझाते हैं, ना हम समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन है, हम उसी चीज़ को रिवीजन के तौर पर हम ये वीडियो ला रहे हैं, ताकि आप ऐसे किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो कम पर एनसीईआरटी बुक रिवीजन के तौर पर वीडियो के माध्यम से पढ़ें। और हम चाहते हैं कि वही चीज़ याद करें जो क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्वेश्चन बनता है। अगर हम 6 से लेकर के 12 तक अगर हम एनसीईआरटी ही केवल कंप्लीट कर लें, सारा सब्जेक्ट का बुक, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कंपटीशन में क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो पता चल ही जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। चाहे सब्जेक्ट, हर चीज़ सब्जेक्ट का हो, जैसे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सब बुक बाय बुक, चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ लिया जाए और याद हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए हम कुछ फालतू कोई भी चीज़ नहीं हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बस हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि बस रिवीजन के तौर पर एनसीईआरटी का बुक चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म किया जाए, ताकि आप लोग का सपोर्ट मिले, खास करके सीटेट पेपर 2 का और स्टेट का टीआरई, बीपीएससी टीआरई का, एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सभी में हेल्प होगा। तो आगे पढ़ते हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष
यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब आगे है, लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। क्वेश्चन पूछता है लद्दाख को क्या कहते हैं, खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भूमि। ये सब सीटेट का क्वेश्चन है। इसी बीच बीच से सीटेट का क्वेश्चन उठाता है, इसी बीच बीच से टीआरई का क्वेश्चन उठाता है। अब पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कब बना देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हमको पढ़ना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी इतना भी आसान नहीं है कि कह दिए कि एनसीईआरटी अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, बहुत टफ है। हम लोग क्या करते हैं कि लगता है कि आज बुक पढ़ लेंगे, कल बुक पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम चाहें कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना दें, ताकि लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें और लोग फ़ायदा उठा सकें। अब आगे, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत को क्या कहते हैं, बिल्लो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ प्लावित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब ये इसमें है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। पूछता है शाहतूश नामक क्या है, तो शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। लद्दाख के लोग, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, से, लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों व उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन घास के मैदानों व हिमनदों की सैरों, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जन जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित व्यवता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। जैसे देखिए, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बाड़ालाचाला, लुनगालाचाला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है।
समझें, इस तरह का है। तो अब ये टॉपिक ख़त्म हुआ, हवाभ्यास आ गया। हवाभ्यास अलग वीडियो में बनाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल को, ताकि मुझे भी हौसला मिले, हौसला बढ़े कि हाँ, हमको वीडियो बना रहे हैं तो लोग का अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, लोगों में शेयर कर रहे हैं, तब मुझे हौसला बनेगा। तो हम प्रतिदिन वीडियो ज़रूर लाएंगे और ये वीडियो का फ़ायदा उठाएं। सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर नहीं विश्वास है तो ये थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के साथ साथ अगर प्रैक्टिस सेट लगाएं तो पता चलेगा कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीआरई के लिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन देखा जाए ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी का ज़रूर मिलेगा एनसीईआरटी बुक से। तो दोस्त, अगर नहीं पता चल रहा है तो यकीन करें ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।